Dear students, Abhinandan Kumar Azad here. In today's lectures, we will discuss about the fixed mass analysis or closed system analysis. Also, we will discuss about non-flow work in various processes. Then, without wasting time, now started. तो फिक्स्ड मास एनालिसिस में क्या होता है भाई? तो यहाँ पे मास फिक्स्ड होता है. मास फिक्स्ड मतलब है कि आपका ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है. यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर मास है गैस का, वो फिक्स्ड है, अंदर ही है. उसमें से कोई भी मास बाहर नहीं निकल रहा है, कोई भी मास अंदर नहीं जा रहा है. ठीक है. बस क्या होगा भाई, तो अंदर फ्यूल जलेगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये मूव करेगा इधर पिस्टन. ठीक है. और अगर कुछ लगा हुआ तो आप इसको दबा के अंदर मूव करा सकते हो और पूरे गैस को फिर से कंप्रेस कर सकते हो. ठीक है. कंप्रेस होगा तो फिर से वो एक्सपैंड होगा. तो इस प्रकार से वर्डन कर रहा है. आगे प्रोसेस हम बाद में देखेंगे. फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि अंदर का प्रेशर बढ़ा है तो बाहर की ओर इसको पुश कर रहा है यानी फोर्स लग रहा है. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी कि बर्डन हो रहा है. बर्डन का फॉर्मूला आप जानते ही हो, डेल डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डॉट प्रोडक्ट होता है. यहाँ पे डेल क्यों है? क्योंकि जानते हो कि वर्क जो होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है. जिसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसी में डी हम लगाते हैं. यहाँ पे यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने का मतलब है कि यहाँ पे डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल लिखना है, ये गलत है. ठीक है. क्योंकि ये चेंज इन ये एग्जैक्ट पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है. इनिशियल पॉइंट पे या फाइनल पॉइंट पे वर्क डिफाइन नहीं होता है. वर्क जो डिफाइन होता है वो एक टाइम इंटरवल में होता है. ठीक है. तो इस प्रकार से हम इसको नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे. और ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को पिछले वीडियो में. यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है कि उसको जाकर जरूर देखिएगा. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको. डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए आप लोग वीडियो का. तो चलिए, डेल डब्ल्यू बराबर क्या था भाई? तो एफ डॉट डी एस. ठीक है. एफ फोर्स है. फोर्स कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे प्रेशर है और प्रेशर इनटू क्या हो गया भाई? तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. जो पिस्टन का एरिया है तो यहाँ पे हमने प्रेशर लिखा इनटू एरिया लिखा तो ये हमारा फोर्स निकल के आ गया. फोर्स के डायरेक्शन में ही ये dx है तो cos थीटा जो है यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो cos थीटा भी आएगा. तो cos थीटा में क्या होगा भाई? तो थीटा इक्वल 0 हो गया, नहीं cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो उसको हम हटा ही देते हैं. ठीक है. तो ये फॉर्मूला बना है डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू ए इंटू डी एक्स. जहाँ ए क्या है भाई? तो पिस्टन का एरिया. अब पिस्टन का एरिया इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स ये है और ये एरिया है, यानी कि ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम निकल के आएगा. ठीक है. डी वी यानी कि वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया भाई? तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डी वी बन के आया है. ठीक है. ये आप याद रखिएगा फॉर्मूला कि वर्क का फॉर्मूला बन के आया है फिक्स्ड मास एनालिसिस में. ये फॉर्मूला आप लोग हर जगह लगाते रहते हो, पर ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा. ये जो फॉर्मूला है पी डॉट डी वी का, ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ फिक्स्ड मास एनालिसिस में ही लगेगा. ठीक है. यहाँ पे जो v होता है, अगर इसको आप प्रेशर कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट है, p इंटू वी स्वैप्ड भी लिख सकते हो. ठीक है. p माने प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, तब जाके आप v स्वैप यानी कितना वॉल्यूम स्वैप किया है, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो. बाकी जो मैंने ये फॉर्मूला बना के लाया हूँ डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डी वी, ये ध्यान रखिए कि फॉर्मूला कब लगेगा भाई? तो ये एक तो भैया क्लोज सिस्टम के लिए लगेगा. ठीक है. यानी कि अगर वहां से मास निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, फ्लो मास सिस्टम है, तो भैया वहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. वहां पे क्या लगेगा? अब भाई आपने 12th में क्या पढ़ रखा है? हर जगह ही फॉर्मूला लगाते रहे हो, क्योंकि वहां पे सारा फिक्स्ड मास एनालिसिस का ही क्वेश्चन था, इसलिए सही सब जगह सही लगता गया, पर यहाँ पे हर जगह सही से नहीं लगेगा. तो ये फॉर्मूला लगाते वक्त ध्यान रखिए, एकदम अजम्पशन एकदम से याद रखिए. यूपीएससी का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वहाँ पे अजम्पशन लिखना पड़ता है. ठीक है. नहीं भी लिखें तो कम से कम याद तो रहे, वरना क्वेश्चन घुमा के आ गया तो आप गलती कर दोगे. ठीक है. तो क्लोज सिस्टम के लिए लगता है और क्वासी स्टैटिक या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला लगता है. ठीक है. ध्यान है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगता है और क्लोज सिस्टम के लिए लगता है. ठीक है. रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है तो ये नहीं लगेगा. रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता तो एक्चुअली उसके लिए प्रेशर ही डिफाइन नहीं होता है. जैसे वैक्यूम जो फ्री एक्सपेंशन का केस है, फ्री एक्सपेंशन के केस में वहाँ प्रेशर ही डिफाइन नहीं होता है, तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे नहीं लगेगा. ठीक है. वहाँ पे जानते हो बर्डन होता ही नहीं है वहाँ पे. ठीक है. वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, स्वैप भी होता है, प्रेशर भी कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन वहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा के बर्डन नहीं निकाल सकते. तो ये आपका क्वासी स्टैटिक यानी धीरे धीरे का मूवमेंट हो रहा है इसका पिस्टन का, या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस है, तभी जाके हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, अन्यथा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. अब थोड़ा पीवी कर्व पे चलते हैं. तो ये आपका पीवी कर्व है, यानी कि ये कर्व कैसे बनाया हुआ है? तो ये पिस्टन है. ठीक है. ये पिस्टन में जैसे जैसे पिस्टन आगे की ओर बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम वाला एक्सेस पे
ठीक है, और प्रेशर उस वक्त कितना है, उस वक्त जब यहाँ पे पिस्टन था तो वॉल्यूम इतना था, ठीक है, तो इस वक्त प्रेशर कितना है वो मैंने देख लिया। प्रेशर तो सिंपली मेजर हो जाएगा प्रेशर गेज लगा के, ठीक है। यहाँ पे जो पिस्टन है तब प्रेशर कितना है, यहाँ पे जो पिस्टन है तब प्रेशर कितना है, यहाँ पे जो पिस्टन है तब प्रेशर कितना है। इस प्रकार से आपका पीवी कर्व बन के आ गया है। अब पीवी कर्व में क्या करना है, तो भैया ये आपका डीवी है, डीएक्स है, ठीक है, या फिर कहो कि पूरा का पूरा डीवी, अगर वी एक्सेस पे चलोगे तो यही आपका डीवी निकल के आएगा पूरा। तो ये आपका डीवी है, इसको आप जैसे प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका प्रेशर मान लेते हैं पी। इस वक्त यहाँ से यहाँ पे बहुत ही कम मूवमेंट हो रहा है ना, ये बहुत ही स्मॉल मूवमेंट है, डीवी है। तो डीवी जो वॉल्यूम है इसमें चूंकि बहुत ही कम वेरिएशन हो रहा है तो हम मान रहे हैं कि हर जगह प्रेशर कितना होगा, सेम ही होगा, पी ही होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। अगर नहीं भी होगा तो देखो जितना यहाँ पे जितना घट रहा है वहाँ पे इतना ऐड हो गया है वॉल्यूम, या फिर कहो एरिया, ये वाला एरिया इतना ऐड हो गया। तो अगर हम ये एरिया निकाल लें, ठीक है, तो हमारा क्या बर्डन निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्या फॉर्मूला क्या आया हुआ है, तो P इंटू डी। तो डी ये है और P हमने ये मान रखा है कि भाई प्रेशर यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। प्रेशर हमने बीच वाला एवरेज ले लिया है क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ में बहुत ही कम वेरिएशन होगा प्रेशर में, क्योंकि बहुत ही कम वॉल्यूम में चेंज ले रहे हैं तो उतना कम में प्रेशर में वेरिएशन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो देख रहे हो कि जितना ऊपर भाई जितना एरिया एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, जितना हम एरिया नहीं कंसीडर कर रहे हैं उतना एक्स्ट्रा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो लगभग उसने एक दूसरे को नेग्लेक्ट ही कर देगा। तो ये वाला अगर हम एरिया निकाल के लाएंगे तो ये एरिया P इंटू डी के बराबर होगा, यानी कि ये एरिया P इंटू डी के बराबर होगा, यानी कि यही एरिया बर्डन के बराबर होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि पीवी कर्व के नीचे का एरिया आपका बर्डन के बराबर होता है, ठीक है। उसको इतना देर से मैं एक्सप्लेन करने की चेष्टा कर रहा था जो आपने बचपन से पढ़ रखा है। कहने का मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम डिपेंडेंट वर्क इंटरेक्शंस फॉर अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो है वो वर्क इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ किस प्रकार से कर रहा है वो आपको उसका एरिया निकाल के, उसके नीचे का एरिया निकाल के आपको पता लग सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर हम पीवी डायग्राम देखें और दो स्टेट देखें 1 और 2, इस दो स्टेट में हम दो रास्ते से ले जा सकते हैं गैस को। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन उसका प्रेशर और वॉल्यूम है और यहाँ पे कुछ प्रेशर और वॉल्यूम है और हम यहाँ से चेंज करके प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ तक ले जाना चाहते हैं तो दो तरह से ले जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर देख रहे हो कि दोनों के नीचे का एरिया देखो, अगर ऊपर वाला कर्व है तो उसके नीचे का एरिया ये आएगा, ठीक है, और नीचे वाला अगर कर्व देखेंगे तो उसके नीचे का एरिया ये आएगा। दोनों का एरिया अलग अलग है, यानी कि दोनों के का बर्डन भी अलग अलग आएगा, ठीक है। दोनों का चूंकि बर्डन अलग अलग आया तो कहने का मतलब है कि बर्डन जो है वो आपके पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि पाथ फंक्शन है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि एक गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लेके गए हो तो किस तरीके से लेके गए हो, बीच में इंटरमीडिएट प्रेशर और वॉल्यूम क्या था, इस बातों पे जो बर्डन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग तरीकों से ले जाओगे तो हो सकता है आपको काम ज्यादा या कम करना पड़े। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन है, डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री। ये पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, यानी कि हम वर्क किसी का एनर्जी है उसको हम देख के बता सकते हैं कि वो किस रास्ते से होकर आया है, ठीक है। यानी कि उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि उसका क्या एनर्जी होगा, कितना बर्डन किया होगा वो, ठीक है, कितना वो मेहनत करके आया है। ये डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते से आया है, उसकी हिस्ट्री में उसके साथ क्या घटित हुआ है। एंड इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये मैंने पहले ही बता रखा है कि बर्डन जो होता है वो जो होता है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। पिछले के वीडियो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वर्क के बारे में सब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट, वर्क इज अ बाउंड्री एंड ट्रांजिशन फिनोमेना। ट्रांजिट फिनोमेना होता है ये, और बाउंड्री फिनोमेना होता है, यानी कि बाउंड्री में यदि कोई वेरिएशन नहीं होगा तो कोई बर्डन भी नहीं होगा। यानी कि एक रिजिड कंटेनर है तो वो कोई काम सराउंडिंग पे नहीं कर सकता है। जब तक पिस्टन मूव नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा। फोर्स लाख लग ले, डिस्प्लेसमेंट ही ना हो तो कोई बर्डन नहीं होगा। यानी कि एक बाउंड्री फिनोमेना है, बाउंड्री में कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा। बाउंड्री में आपको जो लड़ाई झगड़ा यहाँ पे होगा, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तब ये बाउंड्री फिनोमेना है ना। वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का रिलेशन क्या है? बाउंड्री फिनोमेना है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ठीक है। तो वो ये भी बाउंड्री फिनोमेना है जब तक बाउंड्री में चेंज आएगा, या फिर कहोगे ट्रांजिट फिनोमेना है। ट्रांजिट मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का ट्रांजेक्शन होगा अगर बर्डन हो रहा है तो। वर्क हो रहा है, निश्चित रूप से सराउंडिंग और सिस्टम के बीच एनर्जी का इंटरेक्शन हो ही रहा है, तो ये ट्रांजिट फिनोमेना भी कहलाता है। जो सीधे सीधे ये सी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
तो अब हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला देख लिया, तो वेरियस प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो पहला है भाई हेडिंग नॉन फ्लो वर्क इन वेरियस प्रोसेस। ध्यान रखिए ये नॉन फ्लो वर्क का मैं बातें कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे जो मास है, जो गैस है वो फिक्स्ड है, उसका वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है पर उसकी क्वांटिटी, उसका जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अगर बदल जाएगा, बढ़ घट जाएगा तो भाई चीज़ें बदल जाएगी। उसको हम लोग आगे क्लासेज में देखेंगे, आगे की वीडियोज में देखेंगे। सबसे पहला आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब का कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम बोल ही दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही नहीं बदलेगा। अगर वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो भैया काम कैसे करेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा। ऐसे भी हमारा फॉर्मूला है डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। डी वी में भैया वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो डी वी मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। डी वी जीरो है तो वर्क आपका जीरो होगा। तो कोई काम नहीं होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का तो भैया गैस कोई काम नहीं कर सकता है, निकम्मी गैस है वो। अगर एक रिजिड कंटेनर में तुमने डाल दिया तो वो कैसे काम करेगा, तो वो कोई काम नहीं कर सकता है। अगला है आइसोबारिक प्रोसेस या फिर आइसोपेस्टिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस को ही आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। बहुत ही कम ये नाम आता है पर कभी आ गया तो भैया अलबला मत जाना। ठीक है, इसमें क्या रहता है आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोपेस्टिक प्रोसेस में, तो इसमें रहता है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है तो भैया अगर हमको ये डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी दे दिया है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन तो भैया इधर टोटल बढ़ के आएगा तो इधर आपको इंटीग्रेशन करना है पी डी वी। और अगर प्रेशर कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है तो प्रेशर को हम काहे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर निकालें तो भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई कितना, क्या P बाहर जाएगा, V का इंटीग्रेशन हो जाएगा, V dV का इंटीग्रेशन V हो जाएगा। V1 से V2 तक हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक बार V2 आएगा, एक बार V1 आएगा, तो V2 माइनस V1। तो यहाँ बर्डन नहीं कर रहा है P इंटू V2 माइनस V1, या फिर कई जगहों पे लिखा रहता है PW इक्वल टू P डेल्टा V। ठीक है, कि वॉल्यूम में कितने का चेंज किया भाई, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट रख लो, सीधे सीधे वॉल्यूम में जितना चेंज होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, बर्डन निकल के आपका फटाक से मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बच्चा से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें। अगला ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस या इसी को हाइपरबोलिक भी प्रोसेस भी कहते हैं। हाइपरबोलिक इसलिए कहते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोला बनता है, ऐसा बनता है पीवी डायग्राम। ठीक है, पीवी डायग्राम जो बनता है आइसोथर्मल प्रोसेस का वो इस प्रकार से बनता है, बनना भी चाहिए पीवी को टू एनआरटी। ठीक है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, या फिर कहो एक्स इंटू बाई इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स इंटू बाई यानी कि हाइपरबोला। हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम भी दे देते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस। तो कभी कभी जानबूझ के क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा रहता है कि हाइपरबोलिक प्रोसेस है, बर्डन हो रहा है, बर्डन निकालिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरबोलिक प्रोसेस किसे कहते हैं। देखो, जो आप लोग बचपन में पढ़ा है ना, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान रखिएगा। क्या अंतर है भाई, जैसे बर्डन तो हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ठीक है, पर यहाँ के बाद यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा ये। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा ये, आगे तब बढ़ेगा जब आप अजम्पशन लेंगे, और अजम्पशन EC के एग्जाम में, PC के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अजम्पशन क्या है भाई, इफ आइडियल गैस, अगर गैस जो वो आइडियल गैस है यानी PV इक्वल टू MRT होगा और ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि M कांस्टेंट है, फिक्स्ड मास है, R कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है ऊपर, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है, सब कांस्टेंट, इसको हमने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, कांस्टेंट ले लिया तो PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम P को क्या लिख सकते हैं भाई, तो C बटा भी लिख सकते हैं। तो हमने P को लिख दिया C बटा भी और DV से इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो C तो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा और V को ln भी आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम V1 से V2 तक कर देंगे। तो एक बार हम लोग इसमें V2 रखेंगे, एक बार V1 रखेंगे, तो इस प्रकार से चीज़ें निकल के आएगा। किसी को तकलीफ हो रहा है समझने में तो वो पूछ सकता है कि कितना डिटेलिंग नहीं करने जाएंगे, इंटीग्रेशन वगैरह आप लोगों को आता है, इंजीनियर हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं सब चीज़ें आता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रेशर भी रख सकते हैं, इसको हम कहाँ क्या कर सकते हैं, V2 का वैल्यू निकालिए, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/P। ठीक है, तो V2/V1 क्या हो जाएगा, P1/P2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के आया है W का C इंटू ln V2/V1 इक्वल टू C इंटू ln P1/P2। पर ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला है वो हर जगह नहीं लगता है। ये फॉर्मूला कब लगता है, क्लोज सिस्टम, एक तो क्योंकि आपने क्लोज सिस्टम लिया है, आपने M को कांस्टेंट लिया है, M कांस्टेंट तभी रहेगा जो सिस्टम क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। दूसरा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है,
ठीक है। प्रोसेस क्वासी स्टेटिक होना चाहिए, धीरे धीरे प्रोसेस होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, तभी जाके फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि भाई क्यों होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है वही आपको क्वासी स्टेटिक प्रोसेस के लिए और क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। तो ये फॉर्मूला आपने लगाया है तो इसलिए आप मतलब है कि क्वासी स्टेटिक प्रोसेस होना चाहिए और क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा के बाद भाई कि यहाँ पे आपने आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल किया है तो आइडियल गैस इक्वेशन भी होना चाहिए। ये तीन अजम्पशन जब वैलिड होगा तभी जाके आपका ये फॉर्मूला सही होगा, अन्यथा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, अब जाके सी का वैल्यू आप देना चाहते हो तो सी का वैल्यू दे सकते हो। सी का वैल्यू आप दे सकते हो जो कि पी वी के बराबर है, या फिर इसको लिख सकते हैं P1 V1। P1 जो चेंज करोगे तो V भी उसी प्रकार चेंज हो जाएगा जिस प्रकार से P चेंज करोगे, क्योंकि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहना है। तो P1 अगर चेंज करोगे तो V भी चेंज हो जाएगा। तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2, और यही MRT1 के बराबर हो जाएगा, NRT के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सी के बराबर क्या लिख दिया, P1 V1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया P1 V1। P2 V2 कौन लिखता है, फाइनल कौन लिखेगा, या फिर MRT लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ T क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर फाइनल और इनिशियल क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ये सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बने इसको आपको याद रखना है। ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में V2/V1 होता है, प्रेशर में P1/P2 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये टेम्परेचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, MRT भी लिख सकते हैं P1 V1 का। अगर टेम्परेचर अगर ये P भी नहीं दे रखा हो तो आप उसकी जगह पे MRT, अगर टेम्परेचर दे रखा हो तो MRT इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एडियाबैटिक प्रोसेस पर चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो हीट जो हम इंट्रैक्शन हो रहा है वो जीरो होना चाहिए, यानी ना तो हीट सिस्टम में ऐड होना चाहिए ना हीट सिस्टम से बाहर आना चाहिए, यानी Q इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऐसा जो सिस्टम होता है उसको ड्राइव करके आप देखोगे तो ड्राइव करके आता है P/V इक्वल टू C। ठीक है, P/V इक्वल टू C। ये आप लोगों ने क्लास 12th वगैरह में 11th वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं जो जितने भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन नहीं करने जाते, वो मैं जब 11th के बच्चों को पढ़ाऊंगा जी वगैरह के लिए तो उसके जो वीडियो डालेंगे उसमें ये सब डेरिवेशन करके मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से फॉर्मूला बन के आता है PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब सही होता है, जब प्रोसेस कैसा हो, एडियाबैटिक हो, रिवर्सिबल हो और आइडियल गैस है। पहले तो फॉर्मूला ही हर जगह नहीं लगता है, यहाँ पे आइडियल गैस का अजम्पशन है। ठीक है, तो हर जगह ऐसा नहीं कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, रियल गैस पे एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हैं तो फॉर्मूला यही लगा देंगे। पहले तो यही फॉर्मूला सही नहीं होगा और ये फॉर्मूला नहीं सही होगा तो भैया इससे जो डेरिवेशन होकर बर्डन निकल के आया वो भी सही नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, एडियाबैटिक तो होना ही चाहिए एडियाबैटिक के लिए, और आइडियल गैस भी होना चाहिए। तो 3 अजम्पशन रहेगा। देखो पढ़ तुम सब चीज़ें हो लेकिन अजम्पशन वगैरह आप याद नहीं रखते हो, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी पेलते रहते हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए अगर हमें फॉर्मूला मिल गया है और ये अजम्पशन वैलिड है तो हम लोग इससे बर्डन निकाल सकते हैं। W इक्वल टू आएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। और ये क्या है, कैसा है, तो क्लोज सिस्टम रहेगा तभी जाके फॉर्मूला लगेगा। क्लोज सिस्टम रहेगा और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रहेगा। क्वासी स्टैटिक तो है, रिवर्सिबल प्रोसेस तो दे ही रखा शुरू में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो है, बस हमारा क्लोज सिस्टम रहेगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। क्लोज सिस्टम लगेगा, P निकालना है तो V/γ C/V/γ। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन करना है, उसका इंटीग्रेशन C तो रह ही जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा भाई, तो पहले तो V/−γ है। ठीक है, एक जुड़ेगा तो V/1−γ आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना V1 से लेकर V2 तक। ठीक है, और नीचे डिवाइड भी 1−γ से करना है। ठीक है, एक बार V2 रखना है, एक बार V1 रखना है, तो ये निकल के आपका आ जाता है। ठीक है, नीचे दिख ही रहा हो कि मैं V1 पहले रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1−γ आ रहा है और यहाँ पे Γ−1 मैंने लिख रखा है। ठीक है, क्योंकि गामा का वैल्यू जनरली 1 से बड़ा होता है इसलिए मैंने उसको आगे कर रखा है। तो आपका बर्डन का ये जब C जाके मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर, C को ले जाके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो C का वैल्यू क्या है, तो ये है P/V/γ। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे P1 V1 जाहिर सी बात रहे कांस्टेंट है ना, तो भैया जो फर्स्ट कंडीशन में रखेंगे वही सेकंड कंडीशन में होगा। ठीक है, ये बराबर है और C के बराबर है तो C का वैल्यू एक बार हम लोग रख देंगे क्या, P1/V1 और यहाँ पे कितना है भाई, तो यहाँ पे है V1/−γ+1। इसको आप लोग जोड़ घटाव करोगे तो ये सब हट जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, ऐसे भी किया होगा तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करता हूँ क्योंकि भाई बड़ा झूठ मूठ का होगा। ठीक है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला भी ऐसे याद होगा, आपको 11th में किया होगा आप लोगों ने कि P1V1-P2V2/γ-1 ये आपका बर्डन का फॉर्मूला आता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। और ध्यान रखिए कि फॉर्मूला कब वैलिड है भाई, तो क्लोज सिस्टम होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए और आइडियल गैस होना चाहिए। ठीक है, इतना सारी चीज़ें रहेगा तब जाके ये प्रोसेस, ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे। ये सब डेरिवेशन करके आप लोग देखिए। ठीक है, ये सब डेरिवेशन करके आप लोग देखिए
क्योंकि आप लोगों को करना है। यहाँ पे मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग ये कर लोगे, ठीक है। सब कुछ मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाया है, शॉर्ट किया है ताकि बड़ा ना हो, वीडियो लेंदी ना हो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जनरल इक्वेशन ये है पी वी पावर गामा पी वी पावर एन, पी वी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे एन पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहलाता है, जिसका वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी हो सकता है, पर जनरली इसका वैल्यू जो एन का होता है वो 1 से बड़ा और गामा से छोटा मानते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करना सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला, बस एन आ गया है यहाँ पे, तो सेम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे होगा, बस गामा वजह पे क्या रहेगा बात, एन रहेगा। प्रोसेस पर कब ये फॉर्मूला वैलिड है, तो सबसे पहले क्लोज सिस्टम होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। यहाँ पे आइडियल गैस का अजम्पशन नहीं है क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पी वी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट में आइडियल गैस का कहीं पे भी अजम्पशन नहीं लगता है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम हो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वाला इक्वेशन हर सिस्टम पे लगता है, हर गैस पे लगता है। सिस्टम तो भैया क्लोज सिस्टम ही होना चाहिए क्योंकि जो आप लोग फॉर्मूला लगा रहे हो ये फॉर्मूला ही आपका जो है वो क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड है। तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैंने सब कुछ आपका रिवीजन करवा दिया, जो आपने 11th में पढ़ रखा है, बस उसको एक्स्ट्रा जो उसमें पूछा जाता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो अजम्पशन के साथ भी आपका रिवीजन मैंने करवा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बैलून है, ठीक है, कह रहा बैलून का जो इनिशियल प्रेशर है वो है 150 किलो पास्कल और बाद में इसका प्रेशर बढ़ के होता है 450 किलो पास्कल, ठीक है। शुरुआत में जो इसका डायमीटर है वो 1 मीटर का है, ठीक है, और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d⁻³ के, d मतलब डायमीटर के पावर q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका, ठीक है, प्रेशर। तो आपको निकालना है बर्डन, ये पूरे प्रोसेस के दौरान बर्डन कितना हुआ ये आपको निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन ऐसे भी मैंने बहुत ही रद्दी सा बनाया है तो आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन देखने की चेष्टा भी मत कीजिए, आप लोग खुद से बनाइए। ये सॉल्यूशन बस मैंने अपने हिंट के लिए बनाया है ताकि मैं आपको जब बता रहा हूँ तो मुझे कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। सबसे पहले तो भैया वॉल्यूम इसका देखते हैं। ये बैलून है तो वॉल्यूम जो होगा ये एक स्फेरिकल वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू, आर मतलब d/2 का क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है d/q के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि dq के ही प्रेशर प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जो है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब है, यानी प्रेशर को हम k/v लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए शुरुआत में हमें वॉल्यूम पता है कि डायमीटर हमें पता है 1 मीटर और प्रेशर भी पता है, तो हमने ग्राफ बना लिया क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम की भी जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है। तो सीधे से मैंने ग्राफ बना लिया पट से, टाइम लगेगा नहीं ग्राफ बनाने में कि लीनियर रिलेशन, तो सीधे सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। देखा कि जो प्रेशर 150 है, 150 किलो पास्कल है, उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा, तो डायमीटर 1 है तो डायमीटर 1 मैंने रख दिया है इसमें, ठीक है। डायमीटर का वैल्यू 1 रखिए और आप निकाल के लाइए इसका वैल्यू, तो कितना आएगा भाई, तो π/6 आएगा। तो π/6 मैंने लिख लिया इसका वॉल्यूम। अब 150 रहेगा तो उस वक्त प्रेशर उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा, तो देख ही रहो कि भाई जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है, P = K/V, यानी P1/P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/V2, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो किसका वॉल्यूम, जब प्रेशर 150 किलो पास्कल रहेगा उस पर वॉल्यूम कितना रहेगा, तो उस पर वॉल्यूम निकाल के लाया मैंने कितना, π/2, ठीक है। तो अब हमारा निकल के आ गया, तो इसके नीचे का बस हमें एरिया निकालना है, ठीक है। इसके नीचे का एरिया निकालिए, बर्डन निकल के आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, तो W = क्या निकलेगा भाई, तो ये टेपिडियम है तो इसका एरिया क्या होगा, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, तो ये है 150 और ये है आपका 150, ठीक है, 450, 150 प्लस 450 और किलो पास्कल, तो किलो पास्कल को मिस करना भूलिएगा मत, और किलो पास्कल को अगर मिस कर रहे हो तो किलो जूल में अपन से बताइएगा, ठीक है। और नीचे कितना है हाइट इन दोनों के बीच का, तो π/2 - π/6, ठीक है। आंसर किस में आएगा, तो किलो जूल में आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से, तो ये करीबन आता है 314.15 किलो जूल, ठीक है, इतना आंसर आता है, ठीक है। तो इसको खुद से बनाइए। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या है भाई, तो एक पीवी डायग्राम दे रखा है और एक सर्किल दे रखा है पीवी डायग्राम पे, ठीक है, और इसका डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि अगर पी एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर आप चलते हो तो वो 300 किलो पास्कल के बराबर है, और अगर बाई एक्सिस यानी वी एक्सिस पे चलते हो तो 1 सेंटीमीटर जो है वो
1 मीटर क्यू के बराबर है। तो आपको कहा है कि इसमें जो बर्डन हो रहा है वो निकालिए। तो बर्डन जो हो रहा है वो निकाल ही सकते हो, आप देख ही सकते हो कि भैया जब यहाँ से ऐसे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बर्डन जो होगा पॉजिटिव होगा, तो इतना बर्डन होगा पूरा इसके नीचे का एरिया, और जब नीचे आएगा तो निगेटिव बर्डन होगा, यानी इतना एरिया आपको घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब सर्कुलर प्रोसेस होता है, साइकिल में कोई पीवी डायग्राम बनता है, तो उसके अंदर का जो एरिया होता है ये वाला एरिया, ठीक है, यही बर्डन के बराबर होता है। यानी कि आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है इसके अंदर का एरिया, ये वाला एरिया निकालना है आपको, ये निकालना है ना। तो ये एरिया आपको निकालना है। ये एरिया कैसे निकलेगा, तो जनरली आप लोग पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, पर यहाँ पे लगेगा नहीं, आप पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर देते हैं, पर यहाँ डी इंटू डी आप लगाइए, क्योंकि इस एक्सिस पे डी अलग है और इस एक्सिस पे डी अलग है। तो पाई बाय 4 डी तो हमको 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर, पर 10 सेंटीमीटर में हम थोड़ी निकालना है हमको, तो 10 सेंटीमीटर को आप रिप्लेस कीजिए एक जगह 300 किलो पास्कल, ठीक है, और एक जगह आप रिप्लेस कीजिए किससे भाई, तो 0.1 मीटर क्यू से आप रिप्लेस कीजिए, ठीक है। इससे आप रिप्लेस कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। और मैंने ये 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है, आपको 10 सेंटीमीटर है तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है, बस सेंटीमीटर को रिप्लेस करना है, तब आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के क्या आएगा 2356.19 किलो जूल, ठीक है। निकाल के देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो फिर बताइए, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिला, कुछ ज्ञान भी मिला, उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि एरिया इनक्लोज बाय अ साइकिल इन पीवी डायग्राम। अगर पीवी डायग्राम में कोई साइकिल बन रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड नेटवर्क इंटरेक्शन फॉर द साइकिल, ठीक है। तो एरिया इनक्लोज बाय द साइकिल, किसी साइक्लिक प्रोसेस है, कोई साइकिल बन रहा है पीवी डायग्राम पे, तो उसके अंदर जो एरिया है वो बराबर होता है किससे बराबर होता है, तो रिप्रेजेंटेड नेटवर्क इंटरेक्शन फॉर द साइकिल। उस साइकिल के कारण अगर वो साइक्लिक प्रोसेस अगर किसी सिस्टम होता है तो वो सराउंडिंग के साथ कितना एनर्जी इंटरेक्शन करेगा, ये आपको पीवी डायग्राम के अंदर का एरिया बता देता है। उसका जो पीवी डायग्राम साइक्लिक पीवी डायग्राम बना है उसके अंदर का एरिया आपको ये बात बता देता है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन, ऑल क्लॉकवाइज सिस्टम, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, देखो जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा था तो बर्डन आपको पॉजिटिव में आया, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा नीचे वाला कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज सिस्टम है तो पीवी डायग्राम है तो रिप्रेजेंट द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस एंड वाइस वर्सा। अगर आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब है कि वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, यानी कि वर्क काम कर करके आपको दे रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल घूम रहा है, इसका मतलब है, ठीक है, कि आप उस पर काम कर करके दे रहे हो, नेट काम आप कर रहे हो, वो कम काम कर रहा है, आप ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। अगर यही साइकिल ऐसे मुझे घूमता तो देखो ऊपर वाला काम, जो बड़ा वाला काम ऊपर से होता है, इतना काम किया तुमने किया और बदले में आपको दिया बस इतना काम, क्योंकि वॉल्यूम इसमें बढ़ रहा है ना, तो आपको इतना काम दिया, नीचे वाला काम दिया, ठीक है, तो इतना काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा, ठीक है। तो वो आपने सिस्टम को काम करके दिया है। तो अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस हो रहा है पीवी डायग्राम पे, तो कहने का मतलब है कि वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बर्डन साइकिल घूम रहा है, इसका मतलब है वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भैया रियलाइजेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस, ठीक है, कि हम कैसे रियलाइज करेंगे कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ये आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में आपको लिख के नहीं देगा कि आइसोबारिक है आइसोकोरिक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, आपको खुद से समझना होता है कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आइडियल गैस को देखेंगे कि आइडियल गैस के क्या क्या जंक्शन होते हैं और कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन होते हैं और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग पर चलेंगे पीवी डायग्राम पर, कि पीवी डायग्राम किसका कैसा बनता है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, सारे का पीवी डायग्राम एक ही पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग हीट को समझेंगे, जिस प्रकार से वर्क को समझाया उस प्रकार से हीट को समझेंगे, और जब हीट वगैरह अच्छे से समझ जाएंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे, जहां से हम ड्राइव करके लाएंगे एंट्रोपी, ये एंथैल्पी वगैरह का कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को हम लोग ड्राइव करके लाएंगे कि एंट्रोपी क्या होता है, कैसे आता है एंट्रोपी, कैसे एक स्टेट फंक्शन है, इस सारी चीज को हम ड्राइव करके लाएंगे, आप लोगों को ड्राइव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊं इस पर तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को पूरा देखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे हो सकता है कि आपको पहले से पता हो तो वहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऐसे तो मैं पहले ही बहुत तेज़ी से बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि भाई कम से कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके। बहुत कम कॉमेडी करता हूँ, जैसे बाकी सब टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बस उनको व्यू चाहिए, पर हमें चाहिए कि भैया डिलीवर होना चाहिए नॉलेज, ठीक है। तो बहुत ही इफेक्टिव है कम समय में। भाई अगर आप ऑफलाइन क्लास करने जाओगे ना, इससे ज़्यादा समय दोगे वहाँ पे आप, ठीक है, और इससे कम कंटेंट आपको मिलेगा, नॉलेज जो मिलेगा इससे कम मिलेगा। अब आप पे है कि कितना इसका यूजफुल इस्तेमाल कर पाते हो। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है ना उसके लिए यूट्यूब वीडियो ही बहुत कुछ है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत कुछ ही है, सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ है उसके लिए, ठीक है। तो उस तक आप भेजिए, वो बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि आप टाइम बनाइए कि भैया हमको 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा वीडियो देखना है, सर का जो उन्होंने होमवर्क दिया है वो पूरा करना है, कुछ सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए, ठीक है। अगर प्रॉपर आप कोर्स लोगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। EAC गेट के एग्जाम सब लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, नहीं बनते तो मुझे कीजिए, मैं डिस्कशन करूँगा एक क्वेश्चन को, ठीक है, EAC वगैरह क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।